થનારી જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં હેલ્થ અને લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર રાહત આપવાને લઈને ઘણા અને મહત્વના મુદ્દાઓ પર પણ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. સૂત્રો પ્રમાણે કાઉન્સિલના એજન્ડામાં આના સિવાય પેમેન્ટ એગ્રીગેટર્સ ઉપર ₹2000થી ઓછા ડિજિટલ પેમેન્ટ અને ઓઇલ એન્ડ ગેસ એક્સપ્લોરેશનમાં સબકોન્ટ્રાક્ટી પર 18% જીએસટી લગાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. સમાચારની વધુ વિગતો લઈએ સંવાદદાતા आलोक प्रियदर्शी पासेથી. आलोक जी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या फैसले संभव है? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्द ही सस्ता हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते सोमवार को जो जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कटौती पर फैसला हो सकता है. दरअसल जो सबसे ज़्यादा संभावना है उसकी इस बात की है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम सालाना 50,000 रुपये तक जमा करते हैं उसकी दरों को 18% से घटाकर 5% की जाए. हालांकि फिटमेंट कमेटी की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल मंथन करेगा. इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पर यह फैसला हो सकता है कि जो प्योर जो टर्म इंश्योरेंस है उसको ही राहत दी जाए. इसके अलावा भी और कई सारे एजेंडे हैं जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनकी सर्विसेज पर जो जीएसटी लगती हैं उससे किस तरह से राहत दी जाए, या उस पर जो जीएसटी है वो लगता रहेगा, क्योंकि पाइन लैब और रोजर पे जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज देती हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, और जो अभी नियम है वो उसके मुताबिक 2000 से जो नीचे के लेन देन है उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर जीएसटी काउंसिल क्लैरिफिकेशन देगा. और हो सकता है कि इस पर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं उन पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला हो जाए. इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है जो इन्फोसिस समेत कई सारी कंपनियां हैं जिनमें खासतौर से दिक्कतें हैं, जो ब्रांच और हेड ऑफिस की दिक्कतें हैं, जहां पे सर्विसेज लेते हैं वहां पर जो डीजीजीआई की तरफ से जो टैक्स नोटिसेस गई हैं वहां पर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है, और साथ ही साथ जो फॉरेन एयरलाइंस उनको भी राहत मिल सकती है. तो कुल मिलाकर कई सारे एजेंडे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक पर जिस पर सोमवार के दिन फैसला हो सकता है. जी आलोक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद. ત્યારે જ હવે તમે ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરીને ટ્રેનમાં ઉપલબ્ધ ખોરાક વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકશો. ટ્રેનમાં ભોજનની ક્વોલિટી સુધારવા અને મુસાફરોને ભોજન સંબંધિત માહિતી આપવા માટે રેલવે મંત્રાલયે આઈઆરસીટીસીને વિશેષ સૂચનાઓ આપી છે. સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આઈઆરસીટીસીને પેક્ડ ફૂડ આઇટમ પર પેકેજિંગ, લેબલિંગ અને ક્યુઆર કોડ સાથે માર્કિંગ ફરજિયાત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ક્યુઆર કોડથી ભાવ, એક્સપાયરી ડેટની જાણકારી મળશે. કયા કિચનમાં ખાવાનું બન્યું છે તેની પણ જાણકારી મળશે. હાલ 150 ક્લસ્ટર્સ કિચનમાં પીએલએમની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. સાથે જ રેલ મંત્રાલયે નિયમ તોડનારાઓ પર કડક કાર્યવાહીના પણ આદેશ આપ્યા છે. ત્યારે ભારતમાં લોકો દર મહિને જેટલો ખર્ચ કરે છે એનો અડધાથી પણ ઓછો ખર્ચ ખાવા પાછળ થાય છે. પ્રધાનમંત્રી ઇકોનોમિક એડવાઇઝર કાઉન્સિલની રિપોર્ટમાં આ વાત સામે આવી છે. આ રિપોર્ટની વિગત લઈએ લક્ષ્મણ રॉय પાસેથી. लक्ष्मण जी, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? दरअसल इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह निकलकर सामने आई है कि भारतीय परिवार आमतौर पर जो खर्च करते हैं हर महीने, उस खर्च में आधे से भी कम हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं, यानी 50% से भी कम हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं. और ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग खाने पर अब कम खर्च करने लगे हैं. महीने भर का जितना बजट होता है उसमें से खाने पर बजट जो होता है वो 50% से भी कम है. और इसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि ये जो खाने पर खर्च कम हुआ है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हुआ है. यानी ग्रामीण इलाकों के परिवारों में कटौती ज्यादा देखने को मिली है. गरीब परिवारों में खाने पर होने वाला खर्च बड़े पैमाने पर कम हुआ है. और इसके पीछे एक दलील ये बताई जा रही है कि जो मुफ्त अनाज योजना दिया जाता है के तहत अनाज दिए जाते हैं गरीब परिवारों को, तो चूंकि मुफ्त में अनाज मिल जाता है तो जाहिर तौर पे अनाज पे खर्च नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं, दूसरी चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं. एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है. दूसरी बात यह है कि खाने का जो पैटर्न है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आमतौर पर यह देखा जाता था कि जो गरीब परिवार हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो अनाज पर ज्यादा फोकस करते हैं. लेकिन इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अनाज पर फोकस अब उतना नहीं रहा.
अब गरीब परिवार भी ज्यादा जो खर्च कर रहे हैं वो पौष्टिक आहारों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे दूध, दही, अंडे, मीट, मछली, इन सब चीजों पे गरीब परिवार भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं और इसको एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, ये बदलाव खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला, उड़ीसा में देखने को मिला, बिहार में देखने को मिला। हालांकि राजस्थान जैसे राज्यों में ये कम देखने को मिला है ये बदलाव। एक जो चिंता की बात इस रिपोर्ट में बताई गई है कि जो आयरन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए खाने में, वो अभी भी उससे दूर है खाने का जो पैटर्न है, यानी लोग आयरन की मात्रा अभी भी पर्याप्त तरीके से नहीं ले रहे हैं अपने खाने में, जो एक चिंता की बात है। उसको बढ़ाने की वकालत यहाँ पर रिपोर्ट में की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट से एक जो कह सकते हैं भविष्य के लिए एक संकेत ये है कि जो आमतौर पे हम लोग महंगाई दर को आंकते हैं, रिजर्व बैंक महंगाई दर को आंकता है और फूड इन्फ्लेशन को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, तो सवाल उठता है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या फूड इन्फ्लेशन की हिस्सेदारी इस चिंता में कम होगी क्या? खैर ये बहस का विषय होगा, लेकिन तत्काल ये है कि अब लोग खाने पर कम खर्च करने लगे हैं, कुल खर्च का आधे से भी कम खाने पर खर्च करते हैं। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં જળ સંચય જલ ભાગીદારી પહેલની શરૂઆત કરી છે। આ પહેલ હેઠળ જળ સંરક્ષણના સમુદાયની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે। કાર્યક્રમ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જળ સંરક્ષણ માત્ર એક નીતિ નથી, એક પ્રયાસ અને એક પુણ્ય છે। જ્યારે ભાવિ પેઢી આપણું મૂલ્યાંકન કરશે ત્યારે પાણી પ્રત્યેનું આપણું વલણ કદાચ તેમનું પ્રથમ પરિમાણ હશે। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा।